PT45 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ पर भूगोल एवं आपदा प्रबंधन को पढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने यहाँ पर दो वीडियो एनवायरमेंट को लेकर यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं, उनको आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा और इस कड़ी में हम अब अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो भूगोल और आपदा प्रबंधन करंट ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो इन्हें बहुत ज्यादा प्राथमिकता तो नहीं मिलती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज्योग्राफी के और एनवायरमेंट एक ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई दिए। इसलिए पिछले एक वर्ष में जो भी घटनाक्रम खासकर अगर देखे जाए तो पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम डेवलप हुए हैं जो कि काफी हाईलाइटेड रहे हैं और इस कारण से ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ करंट ओरिएंटेड किन किन चीजों को लेकर आपको उन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं, सरकार की क्या कोई पॉलिसी आई है, क्या चेंजेस रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई यहाँ पर संगठन आयोजन हुए हैं जिनके माध्यम से चीजों पर गौर किया गया हो या कुछ नई प्राथमिकताएं दर्ज की गई हो। क्योंकि जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण यहाँ पर न सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियां बदली हैं बल्कि उससे आपदाओं में लगातार आपको वृद्धि भी देखी गई है। इस कारण से हम यहाँ पर भूगोल एवं आपदा प्रबंधन के आपको कह सकते हैं कि वीडियो नंबर 33 से यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे इस वीडियो में भूगोल आपदा प्रबंधन को लेकर के क्या क्या घटनाक्रम इसमें शामिल रहे हैं और उनके बारे में ना सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा बहुत यहाँ पर चीजों को समझते भी चलें। कुछ जीएस के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हम देख लेंगे और जो करंट ओरिएंटेशन है किस कारण से ये चर्चा का विषय है उनको भी देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ साथ साथ यहाँ पर चीजों को अपने कमेंट जरूर बताते रहें कि कैसा आपको लग रहा है या कुछ आपको क्या और भी चीजें चाहिए या किस तरीके के वीडियोस हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं क्योंकि ज्यादा सर देखिए करंट अफेयर्स को लेकर बच्चे परेशान बहुत रहते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कह सकते हैं कंटेंट एक प्रोवाइड कराया जाए, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हो और साथ ही साथ यहाँ पर आप सबके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तक पहुंच सके। वो चीजें पढ़िए जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं ध्यान आपका भगना भ्रमित ना हो इधर उधर सारी चीजों को करने के संदर्भ में। तो ऑथेंटिक चीजें पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़िए कम समय में, इसलिए इसे रेगुलर वे में इसे देखते जरूर चलिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भूगोल एवं आपदा प्रबंधन को लेकर के। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अभी आया है या एक कह सकते हैं घटनाक्रम डेवलप हुआ है जिसको कहते हैं कि समुद्र तल के प्रसार की स्थिति। सी जो फ्लोर है वो आपका स्प्रेडिंग अर्थात कि लगातार फैल रहा है, प्रसार हो रहा है उसमें। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों यहाँ पर है, करंट का ओरिएंटेशन ध्यान रखें। देखिए फिलहाल यहाँ पर एक कह सकते हैं अध्ययन यहाँ पर आया है कि जिसमें कहा गया कि समुद्र तल का प्रसार लगभग 35% तक धीमा हो गया है। ठीक है, समुद्र तल के प्रसार, समुद्र तल का मतलब है जो सब समुद्र का सबसे निचले स्तर की स्थिति के बारे में, जो हम कहते हैं तली जिसका बॉटम प्लेस, ठीक है, वहां पर उसका प्रसार कम हो गया। इसके पीछे के रीजन क्या है और समुद्र तल का प्रसार होता कैसे है ये थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इस मंद जो विस्तार की संबंधी ये रिपोर्ट है इसमें कहा गया है, इसके कारक बताए गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला जो रीजन यहाँ पर आपको बताया गया है, कहा गया कि ऊपर उठते पर्वत और दूसरा मेंटल से होने से संवहन में परिवर्तन। तो दो चीजें हैं कि जो लगातार पर्वत ऊपर की ओर जा रहे हैं जिसके कारण जो परत है वो आपको ऊपर की ओर जा रहे थे, उस सिकुड़ती हुई एक प्रति या जिसका प्रसार होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा जो मेंटल है, जो पृथ्वी का जो भाग होता है, मेंटल जो पर्वत है उसमें संवहन जो हो रहा है उसमें आपको परिवर्तन हो रहा है। तो संवहन परिवर्तन के कारण भी एक स्थिति होती है। क्योंकि ऐसा होता क्यों है थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिए कि मेंटल से होने वाले संवहन से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का परिवहन पृथ्वी की सतह की ओर आता है। ठीक है, तो संवहन के माध्यम से जो ऊष्मा है पृथ्वी के मेंटल भाग में वो ऊपर की ओर आती है और ऊपर की ओर आने के कारण वहां पर आपको देखा जाए तो स्थिति में यहां पर परिवर्तन हुआ है, प्रसार की स्थिति इसके कारण आपको धीमी पड़ गई है। और अगर यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, एक तो धीमा होने कारण है वो आपको पता होना चाहिए किस किस कारण से धीमा हुआ है समुद्र तल का प्रसार, कितने % हुआ है इन चीजों को लेकर के। और एक चीज ये है कि समुद्र तल के विस्तार के बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कि ये कैसी घटना है, एक भूभौमिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सबसे बाहरी परत अर्थात भूपर्वटी का यहाँ पर निर्माण होता है इसके माध्यम से। और विवर्तनिक प्लेटों के प्रसार विपरीत दिशा में गति के कारण रिक्त स्थान का निर्माण होता है पृथ्वी के आंतरिक जो भाग से। जो कह सकते हैं कि जब आपको पृथ्वी का फैलाव होता है तो बीच में क्या होता है कि स्पेस बन जाता है, स्पेस खाली जगह होती है। उस खाली जगह को जो लावा जैसी एक मैग्मा जो निकलता है उस स्पेस को यहाँ पर भरता है और उसके कारण यहाँ पे प्रसार की एक स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस रिक्त स्थान को यहाँ पर मैग्मा जो होता है भर देता है, मैग्मा धीरे धीरे आपको ठंडा होता है और एक नवीन यहाँ पर महासागरीय परपटी का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से महासागर जो तल होता है उसका आपको प्रसार होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्मा जैसी या संवहन के कारण जो ऊष्मा ऊपर की ओर आती है
वो एक तो स्लो अप हो रही है, दूसरा यहाँ पर पर्वत जो हो रहे हैं ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो उसके कारण ये सिकुड़न की एक स्थिति देखी गई है। तो ये हमारा एक पहला कॉन्सेप्ट है कि समुद्र तल के प्रसार की एक स्थिति की, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वही एक घटना है जो इमेजेस के तौर पर यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, एक तरफ यहाँ पे एक ज्वालामुखी की घटना है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी प्रस्फुटन की एक स्थिति है, जो अभिसारी प्लेट सीमा जहां पर होती है वहां पर आपको ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। जो रूपांतर प्लेट की एक संज्ञा है, ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी यहाँ पे अभी आपको एक बनता है। महासागरीय विस्तारित एक कटक का जो निर्माण होता है वो अपसारी प्लेटों के कारण आपको एक देखने को मिलती है। अपसारी प्लेट के कारण ही देखा जाए तो आपको खाई भी बन जाती है, क्योंकि वो लगातार फैलती हैं हटती हैं, तो वहां पे स्पेस एक क्रिएट होता है, तो खाई का यहाँ पे आपको देखिए निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महासागरीय जो पटल हैं वो आपको फैल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर बाहर की ओर जा रहे हैं, आपको अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं, और इसके कारण यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आप महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र देखिए, तो वहां पर आपको कई सारे यहाँ पे ज्वालामुखी आपको बन जाते हैं, जो ये महाद्वीपीय पटल पर आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो महासागरीय प्लेटों के कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की गति के कारण आपको एक अलग अलग प्रकार की संरचना, कहीं ज्वालामुखी बन रहा है, कहीं पर्वत बन रहे हैं, कहीं आपको दरारें पड़ रही हैं, खाई बन रही हैं, तो वो सब इसी प्रकार की यहाँ पर प्लेटों के संचरण की अलग अलग यहाँ पे दिशाओं में होने के कारण आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे काराकोरम विसंगति की चर्चा यहाँ पर आपको पिछले कुछ समय में हुई है। तो काराकोरम विसंगति क्या है, तो आप काराकोरम का क्षेत्र यहाँ पर आप देखें तो आप जब हिमालय वाला एक रीजन आप देखते हैं, हिमालय वाले रीजन में आप ये सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट यहाँ पे देखिए, रेड सर्कल एक यहाँ एक रेड लाइन यहाँ पर आपको गई है, जो कि काराकोरम रेंज की यहाँ पर बात करती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हिमालय की एक संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ये आपका है ईस्टर्न हिमालय है, यहां पर आप देखें तो ये सेंट्रल हिमालय है, और ये आप देखें तो यहां पर आपका वेस्ट हिमालय है, और ये सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये काराकोरम रेंज है आपकी। अब काराकोरम रेंज से संबंधित यहाँ पर जो विसंगति के बारे में चर्चा की गई है, तो इसके रीजन यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप एक स्थिति यहाँ पर आती है जिसको आप कहते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ पे घटना, ठीक है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की घटना कहते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको सक्रिय होती है, ठीक है, तो उससे यहां पर देखा जाए तो एक विसंगत की स्थिति या काराकोरम रेंज में यहां पर डेवलप होती है, और उसको बनाए रखने में भी यहां पर देखा जाए तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो इसमें सहायक का काम करती है। और पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काराकोरम विसंगत का एक प्रमुख कारण यहां पर बना रहा है, और काराकोरम के मुख्य हिमनदी क्षेत्रों में हिमपात को बढ़ाने में पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ पे सबसे अधिक आपका योगदान रहता है। देखा जाए तो इसके कारण आपको हिमनदी क्षेत्र में जो काराकोरम रेंज जिनमें देखा जाए 27% की यहाँ पर आपको वृद्धि हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वर्षा में लगभग 17% की आपको कमी आई है। तो दो चीजें हो रही हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण काराकोरम क्षेत्र में आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो यहाँ पर आपको हिमपात की घटना बढ़ी है जो 27% आपको ज्यादा है, और दूसरा यहाँ पर देखें तो जो वर्षा की स्थिति है उसमें 17% की आपको कमी आई है। इसी को यहाँ पे काराकोरम विसंगति की घटनाएं कही जा रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ काराकोरम हिमालय पर देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ की जो घटना है वो शीतकालीन वर्षा विसंगत के बनने के प्रमुख कारणों में से एक है, अर्थात शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की स्थिति भी से कहा जाता है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है देखा जाए तो, क्योंकि हिंदुकुश जो पर्वत हिमालय है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर होकर गुजरता है। एक प्राकृतिक यहाँ पे संपदा की स्थिति है। देखा जाए तो 8 देशों में करीब 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका विस्तार क्षेत्र अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान से होकर के पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से होते हुए पूर्वी म्यांमार तक का ये पूरा क्षेत्र आपको फैला हुआ दिखाई देता है। तो ये कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ यहाँ पे करंट ओरिएंटेड चीजें और थोड़ा सा यहाँ पर हमने जानकारी ले ली है फैक्ट के बारे में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए ये काफी चर्चा का एक विषय रहा, जोशीमठ जो उत्तराखंड में आपने एक घटना यहाँ पर सुनी है कि लगातार आप देखें तो यहाँ पर एक भूधसाव की घटना आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो जोशीमठ में जो भूधसाव की घटना हुई है इसके पीछे के रीजन क्या रहे हैं, ठीक है। करंट का कॉन्सेप्ट है, करंट में काफी चर्चा का विषय काफी टाइम तक यहाँ पर रहा है। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड का ये पूरा एक मैप है, और ये वाला जो एरिया यहाँ पर आपको रेड सर्कल में दिखाई देता है, ठीक है, ये आपका जोशीमठ है, और यहीं पर ये भूधसाव की घटना काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बारे में देखा जाए तो उत्तराखंड में जोशीमठ का अपना एक इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस क्या है कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग गंतव्य औली जैसे प्रसिद्ध
तीर्थ स्थलों का ये प्रवेश द्वार, अर्थात यहीं से होकर आप इन एरियाज में आप प्रवेश करते हैं। दूसरा, यहाँ पे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से देखा जाए तो जोशी मठ आपका एक है, और 3 अन्य जो है, एक द्वारका में है, एक पुरी में है, और तीसरा यहाँ पर श्रृंगेरी में है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सामरिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है, यहाँ सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। तो ये तीनों अर्थात देखा जाए तो आपको धार्मिक होने के साथ साथ यहाँ पर सामरिक तौर पर भी इसकी अपनी काफी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं कि जोशी मठ में भूस्खलन भूधसाव की घटना को लेकर के है क्या। देखिए, भूधसाव होता क्या है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी की जो उपसतह होती है, ठीक है, उसमें भू सामग्रियों को हटाने, उनके विस्थापन के कारण पृथ्वी की सतह का क्रमिक रूप से धंसना या अचानक धसाव की स्थिति ही भूधसाव कहलाता है। अब इसमें उपसतह का मतलब कि एक तो ऊपरी परत है और उसके नीचे के यहाँ पर जो कुछ पार्ट, अब वहां पर नीचे से अगर कोई चीज जैसे है, अब ये ऊपर है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर मैंने ये मान लीजिए एक पेंसिल है या आप उपरत कह सकते हैं, इसको आपने किसी तरीके से ये हट गई, खिंचाव हो गया, या इसे आपने हटा दिया है किसी रीजन से, या नीचे आपने कुछ और चीजें बना दी हैं, तो वहां पे क्या हुआ, एक स्पेस बन जाता है, ठीक है, खाली जगह बनती चली जाता है, और जैसे ही ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनता है किसी चीज का, वो क्या होता है, वो धसाव की स्थिति। और यही चीजें यहाँ पर हो रही हैं जोशी मठ में, आपको जो घटना देखने को मिली है। अब इसमें देखिए, भू धसाव बनाम भूस्खलन जो है, यहाँ पर इसके भी देख लीजिए, भू धसाव जो है वो धरातल के धीरे धीरे धसने की घटना होती है, अतः अचानक से नहीं धसेगा, वो धीरे 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 आपको धसता हुआ चला जाता है, इसे भू धसाव की स्थिति कहते हैं। इसकी ऊपरी मृदा और चट्टान के अचानक और तेजी से जब नीचे यहाँ पर कोई चीज घटती है, ठीक है, कि कोई मिट्टी है वो अचानक से धस जाए, या चट्टान है वो अचानक से खिसक जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम यहाँ पर भूस्खलन की घटना कहते हैं। तो भूधसाव स्लो प्रक्रिया है, जबकि यहाँ पर भूस्खलन एक फास्ट प्रक्रिया के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। जोशीमठ को भूधसाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्या बनाने के कारण यहाँ पे क्या है, तो वो भी यहाँ पे देख लीजिए। पहला, कि यह पहाड़ों के माध्यम से ढलानों पर एक स्थित है, और दूसरा, यह शहर के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक भारी सामग्री की मोटी परत से यहाँ पर आपको ढका हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर इसके भूधसाव के कारण आपको है। जैसा मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा ऊपर से भार पड़ता है, तो उस स्थिति में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, कुछ और चीजें हैं जो कि यहाँ पे जानकारी के तौर पे बताया गया है, जैसे कि पश्चिम में कर्मनाशा, पूर्व में ठकनाला नदियों से घिरा हुआ है। जोशीमठ के दक्षिण में देखा जाए तो धौली गंगा है, और उत्तर में देखे जाए तो अलकनंदा यहाँ पर बहती है, तथा नदियों का एक समूह है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, जोशीमठ के बारे में ना पूछ के उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में, नदियों के बारे में किस तरह की क्या है। इसके अलावा इसके ऊपरी इलाकों में हिमपात, कम सहसंयोजक विशेषताओं के साथ अत्यधिक अपक्षयित चट्टाने हैं। यहाँ पर जोशीमठ में लगभग वक्रता थ्रस्ट पर स्थित है, यह एक विवर्तनिक भ्रंश रेखा है, साथ ही स्थान मुख्य भूगर्भिक भ्रंश रेखा है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और पांडुकेश्वर थ्रस्ट के बीच यहाँ पर काफी निकट आपको स्थित है, इसलिए इस तरह घटनाएं यहाँ पर होना बहुत कह सकते हैं कि ज्यादा हो सकती हैं। यह प्राचीन भूस्खलन मलबे पर निर्मित एक शहर है, अर्थात यह चट्टान के बजाय रेत और पत्थर के जमाव पर यहाँ पर आपको टिका हुआ है, जिसमें भार को वहन करने की क्षमता यहाँ पर अधिक नहीं होती है। और इसके साथ साथ वहन क्षमता पर ध्यान दिए बिना अनियोजित निर्माण और अकुशल निकाशी भी भूधसाव के प्रमुख यहाँ पर कारक बनते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जोशीमठ की स्थिति को लेकर के काफी आपको एक जो धरातली जो नॉलेज है, जो किस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी शहर के नियोजन को क्यों यहाँ पे प्लान करना चाहिए, उसके पीछे यहाँ पे कई सारे कारक होते हैं, और कहीं ना कहीं जोशीमठ में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पे देखिए, भूधसाव के कारणों देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है। एक तो भूमिगत संसाधनों का यहाँ पे बहुत जरूरत से ज्यादा आप खनन कर लेते हो, जैसे कि भूजल हो गया, तेल हो गया, गैस हो गए, और उसके कारण एक रिक्त स्थान बचता हो। अवसंरचनात्मक भार, ऊपर से आपने इतनी सारी कंक्रीट यहाँ पे डाल दी हो, धीरे धीरे उसका प्रेशर आपको लगातार भार उस पर ज्यादा पड़ रहा हो। विवर्तनिक गतिविधियां, अर्थात प्लेटें जो है नीचे वो वहां पर आपको खिसकने लगती हो, उसके कारण भी हो सकता है। और हिमावरणों का यहाँ पर पिघलने की स्थिति भी यहाँ पर आपको कारण हो सकती है। तो कोई भी यहाँ पे 4 कारण हो सकते हैं जो कि भूमि के धसाव के यहाँ पे कारण बनते हैं, जो कि जोशीमठ में भी आपको देखने को मिला है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, कई बार आपके क्वेश्चन अगर हम देखे जाए इंपॉर्टेंट एज एस्पेक्ट के तौर पे, तो आपको चक्रवातों के बारे में जो लगातार विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में आते रहते हैं, और इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसानी से बनते हैं। तो चक्रवात यहाँ पे असनी को लेकर के एक थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आया हुआ था। तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात असनी एक गंभीर चक्रवाती तूफान के श्रेणी में इसे यहाँ पे ऐड किया गया, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर आपको विकसित हुआ। ये 2022 में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में
पहला चक्रवाती यहाँ पर तूफान के रूप में यहाँ पर आया था। देखा जाए तो चक्रवातों का वर्गीकरण भी आपको थोड़ा सा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि देखिए, निम्न दबाव, अवदबाव, गहन दबाव, चक्रवाती तूफान, गंभीर चक्रवाती तूफान और बृहद चक्रवाती तूफान या सुपर साइक्लोन की संज्ञा के तौर पर इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें पवन की गति यानी प्रति किलोमीटर घंटे कितने यहाँ पर इनकी गति है। तो निम्न दबाव वाले में 31 किलोमीटर से कम है, अवदबाव में 31 से आपको 49 है, गहन दबाव में यहाँ पर देखा जाए 49 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे है। चक्रवाती जो तूफान है यहाँ पर 61 से लेकर 88 किलोमीटर तक है। गंभीर चक्रवाती तूफान देखा जाए 88 से लेकर 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जो देखा जाए तो यहाँ पे गंभीर चक्रवाती तूफान असनी के बारे में बताया गया था, तो इनकी जो रफ्तार यहाँ पर जो पवन चल रही थी, जो गति थी, 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। और अगर वृहद चक्रवात की, सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी जाए तो 221 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की यहाँ पे तेज रफ्तार से चलती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है फुजीवारा इफेक्ट। क्या है फुजीवारा इफेक्ट? देखिए, यहाँ पे हिनामनोर और गार्डो नामक दो चक्रवातों ने फुजीवारा इफेक्ट को प्रदर्शित करते हुए आपस में यहाँ पे अंतरक्रिया की है। ठीक है, तो दो और चक्रवात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो हिनामनोर और गार्डो। और फुजीवारा इफेक्ट यहाँ पर क्योंकि चर्चा का विषय आया है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फुजीवारा जो इफेक्ट है वो होता कहाँ है, तो ये आपको देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच एक अंतरक्रिया की स्थिति है। ठीक है, और इसके अंतर्गत होता क्या है कि एक तरफ अगर आप देखें तो एक ही महासागर के क्षेत्र में लगभग एक ही समय में, ठीक है, एक ही महासागर में क्षेत्र में एक ही समय में दो से अधिक चक्रवातों का यहाँ पर निर्माण होने की एक स्थिति है। साथ ही दोनों चक्रवात के केंद्र एक दूसरे से 1400 किलोमीटर की कम दूरी पर स्थित हों और उनकी तीव्रता एक अवदाब यानी कि वायु की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और एक सुपर टाइफून अर्थात वायु की गति 209 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के बीच यहाँ पर हो सकती है। और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए किसी एक या दोनों चक्रवातों के मार्ग और तीव्रता में परिवर्तन इसके कारण हो सकता है। तो फुजीवारा इफेक्ट करता क्या है कि यहाँ पर इनके मार्ग में आपको परिवर्तन देखने को लगातार मिल सकता है और ये स्थितियां आपको तभी जब होंगी तभी यहाँ पर आपको फुजीवारा इफेक्ट यहाँ पर डेवलप होगा। समझ में आ गई बात? तो फुजीवारा इफेक्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उन क्षेत्रों में यहाँ पर डेवलप होता है और यहाँ पर ये तीन कारक हैं जो कि यहाँ पर आपको उत्पन्न हो सकते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए हाईलाइट, कुछ यूनिक सी चीजें भी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पूछे जाने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जिसको हम कहते हैं CDRI, यहां पर यह चर्चा में क्यों रहा है? भारत में देखा जाए तो CDRI के साथ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर यहां पे किए गए हैं और CDRI का स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय कंपनी संस्था का यहां पर फाइनली इसको दर्जा मिल गया है। क्या है ये हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, उसको भी जान लीजिए। देखिए, हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो है वो किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में मेजबान देश के बीच एक समझौता संगठन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक यहाँ पे एक विशेषाधिकार है और उन्मुक्तियों का, साथ ही उनकी उन्मुक्तियों का यहाँ पर निर्धारण करते हैं अर्थात किस किस तरीके की छूट उन्हें दी जा रही है सरकार की तरफ से। यह समझौता जो है वो CDRI को संयुक्त राष्ट्र अर्थात की विशेषाधिकार और उन्मुक्त अधिनियम 1947 के तहत सभी अधिकारों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में यहाँ पे सक्षम बना देगा। तो ये एक इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे CDRI को यहाँ पे प्राथमिकता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर अभिसमय के प्रभावित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्त अधिनियम 1947 को अधिनियमित किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभिसमय को वर्ष 1946 में अपनाया था। तो ध्यान रखिएगा, CDRI के साथ भारत ने यहाँ पर हेडक्वार्टर यहाँ पर एग्रीमेंट किया हुआ है जो कि इसे कुछ विशेषाधिकार प्रदान करेगा, कुछ उन्मुक्तियां यहाँ पे प्रदान करेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषाधिकारियों के तहत यहाँ पर ये सारी चीजें से प्राप्त होंगी। और क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों और दायित्वों से सज्जित संस्थाओं में से ये इसमें देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन सभी यहाँ पर आपको शामिल रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिलने से आपको क्या क्या अनुमतियां यहाँ पर मिल जाती हैं? अगर आपको मान लीजिए आपने कोई संस्था भी बनाई है और उसे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था मिल जाती है तो किस किस तरीके के लाभ जुड़ जाते हैं? पहला, विशेषज्ञों की भारत में नियुक्ति करने और सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाने की यहाँ पर उन्हें अनुमति मिल जाएगी। विश्व स्तर पर फंड के इस्तेमाल और सदस्य देशों से अंशदान प्राप्त करने की यहाँ पर उन्हें अनुमति होगी। आपदा रोधी अवसंरचना विकसित करने में राष्ट्रों की सहायता के लिए तकनीकी
विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की अनुमति होगी और देश में आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का लाभ उठाने की भी उन्हें अनुमति होगी। तो ये सारे जो लाभ हैं ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट के तहत यहां पर उन्हें प्रदत्त हो जाते हैं। यहां पे देखिए सीडीआरआई के बारे में है जो थोड़ी बहुत यहां पे जानकारी है। आपदा रोधी अवसंरचना के संदर्भ में यहाँ पे गठबंधन के तौर पे है, जिसकी उत्पत्ति देखी जाए तो सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्त पोषण तंत्रों, निजी क्षेत्रों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थानों की एक बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। उद्देश्य देखा जाए तो इसे अवसंरचना प्रणालियों के जलवायु और आपदा जोखिमों को सहन करने लायक बनाने और साथ ही साथ उसे बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। इससे सतत विकास को भी सुनिश्चित करने के लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। सदस्यता देखी जाए तो इसकी शुरुआत के साथ ही 31 देश और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन इसके सदस्य यहां पर बन चुके हैं। भारत भी देखा जाए तो इसका सदस्य है और यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के साथ यहां पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपका इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में है, ठीक है। बाकी जो सदस्य देश यहां पर इसमें है तो कनाडा है, अमेरिका है, ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, घाना, टर्की, इथोपिया, श्रीलंका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और यहाँ पे देखा जाए तो जापान, मंगोलिया, नेपाल, ये सारे के सारे यहाँ पर देखे जाए तो इसके सदस्य के तौर पे यहाँ पे शामिल है। चलिए अगला यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है आपदा से संबंधित कुछ सुर्खियों के तौर पे। एक है भूकंप वेधशाला, ठीक है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भूकंपीय वेधशाला का यहाँ पर कैसे स्थापना की है, तो ध्यान रखिएगा। और टोटल अगर देखा जाए तो भारत में ये 153वां भूकंप स्टेशन है जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनाया गया आपको उधमपुर में। इसके अलावा ग्लोबल स्टेट ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसका हम MHEWS या टारगेट जी भी कहते हैं, इसका जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट के तहत इसे प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके टारगेट जी के मामले में MHEWS की वर्तमान वैश्विक स्थिति का आकलन ये करता है। अब देखा जाए तो इस टारगेट जी में सेंडाई के 7 लक्ष्यों में से यहां पर एक है और इसका उद्देश्य है 2030 तक MH अर्थात ग्लोबल स्टेट ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की उपलब्धता और इस तक पहुंच को सुनिश्चित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली जिसमें तूफान, सुनामी आदि सहित अन्य संभावित खतरों से पहले जन और धन की हानि को यहाँ पर बचाया जा सके। क्योंकि देखिए आपदाओं के लिए सबसे अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्य यही है कि आपको उसके आने से पहले अगर पता चल जाता है तो न सिर्फ वहां से लोगों को आप बाहर निकाल सकते हैं बल्कि साथ साथ आपको धन की यहाँ पे जो हानि होनी है उसको भी आप काफी हद तक सेव कर सकते हैं। तो लोगों को भी बचाने के साथ साथ आपको यहाँ पे काफी कुछ आपको इकोनॉमिकल पर्पज से भी सेविंग्स की जा सकती है। इसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है मावम लुह गुफा, जो कि देखा जाए तो विश्व के प्रथम 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की सूची यहाँ पर आपको जारी की गई है हाल ही में, जिसमें मावम लुह गुफा को यहाँ पे शामिल किया गया है। देखा जाए तो ये जो स्थल है वो मेघालय में यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, मेघालय में है। और प्रथम 100 साइटों की सूची के तहत सभी प्रकार के भूवैज्ञानिक स्थलों और वैज्ञानिक विज्ञान के इतिहास में संबंधित स्थलों को इसमें हम शामिल करते हैं। देखा जाए तो इसको शामिल करने वाली जो संस्था है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज होती है और इसका मुख्यालय देखा जाए तो बीजिंग चीन में है। इसमें देखा जाए तो उत्पत्ति इसकी हुई थी, ये दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। इसमें 10 लाख से अधिक भूवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं और इसका जो गठन हुआ था 1961 में हुआ। देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है कि विश्वव्यापी स्तर पर इसके महत्व वाले भूवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, इसके साथ साथ भूविज्ञान में अंतरराष्ट्रीय और अंतः विषयक सहयोग को स्थापित करना, सहायता देना और सुविधा प्रदान करना। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के तहत यह भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल साइंस काउंसिल भी देखा जाए तो इसका एक यहाँ पे सदस्य है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी इससे रिलेटेड और भी है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए जैसे कि कुछ टेक्टोनिक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन हो गई, स्ट्रेटियोग्राफिकल रिलेटेड हो गई, सेडिमेंटोलॉजिकल हो गई, पेट्रोलॉजिकल हो गई, मिनरोलॉजिकल हो गई, हाइड्रो
जियोलॉजिकल हो गई, पेलियोंटोलॉजिकल हो गई और जियोमॉर्फोलॉजिकल हो गई। ये सारी तरीके की जानकारियां, साइट्स और उससे रिलेटेड जो स्टैट्स होते हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं इस गुफा के बारे में, माउंट गुफा लुह गुफा के बारे में। क्या है, क्या विशेषता है इसकी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो माउंट लुह गुफा को क्रेम माउंट लुह के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, कौन सी, चौथी सबसे लंबी गुफा है और इसकी लंबाई करीब लगभग 7 किलोमीटर है। देखा जाए तो ये मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। देखिए ज्योग्राफिकल स्पेस है। कई बार यहाँ पर ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण स्थलों के संदर्भ से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले आते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्वी खासी हिल्स सोहरा में स्थित है। चेरापूंजी के नाम से भी यहाँ पर इसे हम जानते हैं। वर्ष 1844 में पहली बार लेफ्टिनेंट एल नामक ब्रिटिश अधिकारी ने इसकी यहाँ पर खोज की थी और लगभग 4503 मीटर की ऊंचाई पर यह आपको गुफा स्थित है। मेघालय युग से संबंधित है। ये अपनी स्टैग्लेमाइट और शैल संरचनाओं के कारण यहां पर आपको जानी जाती है। स्टैग्लेमाइट्स गुफाओं में खनिज निक्षेप, मिनरल्स डिपॉजिट रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैग्लेमाइट्स का मतलब क्या होता है, खनिज निक्षेप वाली गुफाएं। और देखा जाए तो ये सामान्यतः गुफा की सतह से ऊपर की ओर निर्मित होती हैं और वैश्विक जलवायु प्रणाली के बारे में समझ बढ़ाने हेतु यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं। इस गुफा में एक गहरा कुंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी जानकारी जो है माउंट लुह गुफा से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, क्या विशेषता है। अगला यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग क्या है, क्यों चर्चा का विषय है। तो इंग्लैंड में देखा जाए तो हाइड्रोलिक यहाँ पर फ्रैक्चरिंग और या फ्रैकिंग में यहां से प्रतिबंध हटा दिया गया है। देखा जाए तो फ्रैकिंग का मतलब होता है शेल चट्टान से गैस और तेल निकालने की एक तकनीक। ठीक है, क्या मतलब है कि जो शेल चट्टानें होती हैं उनसे गैस और साथ ही साथ तेल निकालने की जो तकनीक है उसी को हम कहते हैं फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जिसके माध्यम से देखा जाए तो एक मशीनिक प्रक्रिया के माध्यम से आपको यहाँ पर गैस इत्यादि को निकाला जाता है, जो एक संरचना के तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें करते क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक शेल चट्टान है, बीचों बीच आप देख सकते हैं, एक कुएं की एक प्रणाली के तौर पे इसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे शेल चट्टान में ड्रिल किया जाता है और एक कह सकते हैं एक गहरा यहाँ पे गड्ढा आपको बनाया जाएगा। ठीक है, छिद्र बनाया जाएगा। उसके बाद बोरहोल में पानी, रेत और रसायन को पंप किया जाता है। ठीक है, होल करने के बाद उसमें हम क्या डालते हैं, रेत डालते हैं, पानी डालते हैं और साथ ही साथ वहां पर रेत डालते हैं, रसायन डालते हैं और उसको पंप करते हैं, अर्थात नीचे की ओर उसमें प्रेशर डालते हैं। बोर में दबाव से शेल में फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो चीजें आपने डाली हैं, जब दबाव क्रिएट करते हैं तो उस दबाव के कारण नीचे की जो चट्टाने हैं जिस पर वो दबाव पड़ रहा होगा उसमें आपको फ्रैक्चरिंग की घटना हो जाती है, फ्रैक्चर अर्थात टूट जाता है। और उसके बाद फिर सेल से गैस पाइप के माध्यम से फिर उसमें एक पाइप डाली जाती है और उस पाइप के माध्यम से देखा जाए तो जो भी अंदर है, जो गैस है, जो तेल है, उसको फिर आपको ऊपर की ओर आपको निकाला जाता है। तो इसी घटना को यहाँ पे कहा जाता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग की घटना। और इस तरह की यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है और ये चीजें ध्यान रखिए कहां पर, तो इंग्लैंड में इस तरह की चीजों से यहाँ पे प्रतिबंध हटाया गया है। चलिए यहाँ पर एक है अंतरराष्ट्रीय सूखा प्रतिरोधक गठबंधन जिसको हम IDRA के नाम से भी जानते हैं। स्पेन और सेनेगल के नेतृत्व में 30 देशों तथा 20 संस्थाओं के द्वारा, जिसमें इसका देखा जाए भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, यहां पर इसका आरंभ करता है। उद्देश्य इसका क्या है, संसाधन जुटाकर प्रौद्योगिकी और ज्ञान को हस्तांतरित कर तथा नवाचार को बढ़ावा देकर सूखे के निरंतर खतरे का सामना कर रहे देशों को समर्थन देना है। इसके अलावा वन एवं भूमि को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एक मैक्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट जिसे MAC के नाम से हम जानते हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया का यहाँ पे एक संयुक्त गठबंधन है जिसमें अन्य सदस्य यहाँ पर देखें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन इसमें शामिल है। भारत देखिए इसका सदस्य नहीं है। और इनका जो उद्देश्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव वनों की जो भूमिका है, जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर को जागरूक करने के संदर्भ से बनाया गया एक अलायंस है। इसके अलावा अफ्रीकी क्षेत्रों में देखा जाए तो कुछ यहाँ पर ऐसी ही पहले हाल फिलहाल में की गई, जैसे एक है फ्रेंड्स ऑफ ग्रीनिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन अफ्रीका एंड डेवलपिंग कंट्रीज इनिशिएटिव। यह पहल मिस्र के योजना और आर्थिक विकास मंत्रालय ने यहाँ पे शुरू की है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्लाइमेट के द्वारा यहाँ पर इसे समर्थित किया गया, अर्थात UNDP के द्वारा ये समर्थित है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक नीतियों की योजना बनाना, उन्हें डिजाइन करना, प्रक्रिया को इस तरह आकार देना कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को यहाँ पे हम समायोजित कर सके। तो देखिए कई बार संगठन, जो इंपॉर्टेंट संगठन है, जो कह सकते हैं आपदा प्रबंधन, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो कई बार एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं, उनसे जुड़ी योजना के चीजों के बारे में
भी आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यूएनडीपी इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा 2050 तक वैश्विक अपशिष्ट पहल 50 नई तरीके के पहले हैं, जिसे 180 से अधिक देशों ने स्वैच्छिक संलग्नता का यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। और इसके माध्यम से देखा जाए, इसका उद्देश्य है कि 2050 तक अफ्रीका में उत्पादित ठोस अपशिष्ट के कम से कम 50% का उपचार और पुनर्चक्रण करना है। यह पहल अपनी तरह का पहला वैश्विक गठबंधन है और यह अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक सहयोगी मंच का प्रस्ताव यहां पर करती है, ताकि सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट की समस्या को समग्र रूप से समाधान किया जा सके और साथ ही अफ्रीका महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को यहां पर योगदान दिया जा सके। इसके अलावा जलवायु शमन अनुकूल लक्ष्य संबंधी यहां पर पहल, जिसे हम लीड आईटी यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन 2022 के नाम से यहां पर हुआ है। ये भारत और स्वीडन के द्वारा इसे आयोजित किया गया। इस तरह ये जो सम्मेलन है लीड आईटी के सदस्यों के द्वारा शिखर सम्मेलन में के तौर पे इसमें आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों के द्वारा निम्न कार्बन तकनीकों के अंगीकरण को जारी रखने की यहाँ पे प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। साथ ही देखा जाए तो लीड आईटी पहल एक जटिल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीके को अपनाने पर यहाँ पर ज्यादा केंद्रित है कि आपको, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जो बड़ी समस्या है वो कार्बन के उत्सर्जन को लेकर, तो उसे कैसे कम करना है खासकर उद्योगों के स्तर पर, ये एक बड़ी पहल है। इसे भारत और स्वीडन के द्वारा सितंबर 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था और यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे समर्थन प्राप्त है। इसी तरीके से एक और है यहाँ पर मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन 2022। ये सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है और इसका उद्देश्य मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों से बाहर के देशों को एक साथ यहाँ पर लेकर आना। इसमें देखा जाए तो कुछ उद्देश्य जो है कि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को किस तरीके से कम किया जाए, वैश्विक जलवायु के लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाए। एमजीआई शिखर सम्मेलन 2022 में शर्म अल शेख COP27 के साथ मिलकर आयोजित इसे किया गया था। देखा जाए तो एमजीआई सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर केंद्रित क्षेत्रीय वार्ता है, इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र उससे बाहर के देशों को एक साथ लेकर आना था। भारत इस पहल का समर्थन करने वाले देशों में से एक है। इसके साथ एक है, यहां पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंट एडेप्टेशन एक्सेलरेशन कैंपेन। इसे रेस टू रेजिलियंस अभियान के एक भाग के रूप में यहां पर शुरू किया गया है। रेस टू रेजिलियंस जो है वो जलवायु लचीलेपन के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा में एक स्टेप चेंज को उत्प्रेरित करने के हेतु संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक वैश्विक यहाँ पे प्रयास है या अभियान के तौर पे देखा जा सकता है। और इसके तहत देखा जाए तो 2023 में COP28 के सम्मेलन के साथ 3000 बीमा कंपनियों को एकजुट करना है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि उद्योगों की क्षमता को बढ़ाना है, जिसके लिए सार्थक जलवायु जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को बेहतर करना, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत देखा है संयुक्त रूप से नवीन सार्वजनिक निजी भागीदारी को आगे बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भौतिक विनाश से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने के संदर्भ में एक साझा मिशन के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल रिन्यूएबल्स अलायंस भी यहाँ पर एक संगठन के रूप में देखने को मिला। यह इंटरनेशनल जियोथर्मल एसोसिएशन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल, ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन और ग्लोबल सोलर काउंसिल की यहाँ पे संयुक्त एक पहल है। काफी सारे संगठनों ने मिलकर यहाँ पर इस संगठन को डेवलप किया है, एक तरीके की पहल को प्रारंभ किया है। इसका जो उद्देश्य है देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा को सतत विकास और आर्थिक समृद्धि के संदर्भ से एक स्तंभ के रूप में यहाँ पे स्थापित करना है। दूसरी जो काम इसमें करना है कि त्वरित एनर्जी ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे आवश्यक रूप से प्रौद्योगिकियों के पहल को यहाँ पर एक साथ लेकर आना है। ये सारा जो काम है वो आपको देखा जाए तो ग्लोबल रिन्यूएबल यहाँ पे अलायंस के द्वारा किया जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम कहते हैं हीट डोम। ठीक है, क्या है हीट डोम? देखिए यूरोप के कई देशों में वर्ष 2023 में अगर हम देखें तो जनवरी जो रहा वो सबसे गर्म महीना रहा और इसके पीछे ये 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक के अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किए गए। 1-2 डिग्री नहीं, 10 से 20 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस तापमान ज्यादा यहाँ पे दर्ज किया गया। इन देशों में पोलैंड, डेनमार्क, चेक गणराज्य, नीदरलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया और लताविया जैसे देशों में यह स्थिति आपको देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन क्षेत्रों में आपको हीट डोम बनने का कारण महाद्वीप अधिक गर्मी का अनुभव कर रहा है, अर्थात यूरोपीय महाद्वीप ज्यादा गर्मी का यहाँ पे अनुभव कर रहा है, जिसके कारण हीट डोम आपका बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है हीट डोम। देखिए, जब गर्म हवाएं जो होती हैं एक जगह पर लंबे समय तक रहती हैं और किसी बर्तन पर रखे ढक्कन की तरह उच्च दबाव
क्षेत्र से यह एक गर्म हवाओं का गुंबद जैसा क्षेत्र बना लेती है, जिसे हम हीट डोम कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक ही जगह पर वो वितरित नहीं हो रही है, वो कहीं जा नहीं रही हैं, बल्कि जो गर्म हवाएं हैं वो एक ही जगह पर आपको स्थिर हो गई हैं, और वहीं पर आपको एक कह सकते हैं आवरण की तरह, गुंबद की, जैसे आपने देखा होगा गुंबद एक गोलनुमा एक आकृति, यहाँ पे एक संरचना होती है, तो गर्म हवाएं क्या है, वो कहीं जा नहीं रही हैं, बस उसी आकार में आपको ऊपर नीचे हो रही है, जिसके कारण वो लगातार क्या हो रहा है, वो आपको गर्म होती चली जा रही है। और पर्टिकुलर जिस क्षेत्र तक ये घटना आपको देखने को मिल रही है, तो एक डोम आकृति बन गई, जिसे आपको हीट डोम की यहाँ पर आपको संज्ञा दी जा रही है। जितनी अधिक देर तक हवा फंसी रहेगी, अर्थात वितरित नहीं होगी, उतना ही क्या होगा, उतना ही ये वायु को गर्म करती रहेगी, जिससे प्रत्येक दिन जो होगा उष्ण स्थिति पैदा हो, अर्थात आज का दिन जितना गर्म होगा कल और भी गर्म होगा, परसों और भी गर्म होगा, जब तक कि ये आपको वितरित होना नहीं शुरू हो जाती है, ये लगातार आपको तापमान में वृद्धि करती रहेगी। हीट डोम सामान्यतः कुछ दिनों के लिए बनता है, लेकिन कभी कभी यह हफ्तों तक बढ़ सकता है, जिसके कारण हीट वेव यहां पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जब ये कुछ दिन तक रहता है तो हीट डोम है, लेकिन अगर ये कुछ हफ्तों तक बढ़ गया तो फिर यहाँ पे इसका जो चरम स्थिति तक जो स्थिति पहुंच जाती है, हम उसे हीट वेव यहाँ पर कहते हैं। हीट वेव उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है हीट डोम के कारण। अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें बताई गई, अगर हीट डोम के बनने के क्या रीजन हो सकते हैं, उसके तीन कारण बताए गए। पहला कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है। कहीं भी अगर जलवायु परिवर्तन, अब जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन आपको दिखाई देगा वो ग्लोबल वार्मिंग है। इसके साथ साथ समुद्र के तापमान में परिवर्तन भी एक स्थिति का कारण बनेगा, और वायुमंडलीय दबाव में भी परिवर्तन, ये तीनों ही रीजन आपको हीट डोम बनने के कारण है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको आएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि हीट डोम निम्नलिखित में से आप बताइए हीट डोम के बनने का कौन सा कारण नहीं है। उसमें उन्होंने 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिया, आपको उसमें टिक करो। कूट बनाने को बोल सकता है यूपीएससी में, तो वहां पर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एक और टॉपिक यहाँ पर आता है डीप वाटर सर्कुलेशन को लेकर के। ठीक है, चर्चा में क्यों है डीप वाटर सर्कुलेशन? तो हाल ही के शोध में देखा गया कि महासागर के प्रवेश द्वार पर टेक्टोनिक रूप से संचालित परिवर्तनों के द्वारा वैश्विक उथलन वाले परिसंचरण पर यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। क्योंकि देखिए डीप वाटर सर्कुलेशन का मतलब होता है समुद्र के भीतर, कहते हैं निचले भागों में यहाँ पर जो पानी का एक प्रवाह है, जो जल का प्रवाह है एक तरीके का, जो लगातार सर्कुलेट होता रहता है, संचरण होता रहता है, वहां पर आपको एक कमी देखने को मिल रही है। और इसका एक प्रभाव क्या है, क्यों यहाँ पर आपको देखा जाए स्थिति बन रही है? तो नवीनतम जो निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो कहते हैं कि टेक्टोनिक्स के कारण महासागरीय मार्गों में परिवर्तन हुआ है, अर्थात जिस मार्गों में वो हो रहे थे वहां पर अब होना बंद हो रहे हैं। जैसे कि मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग में, ठीक है, कहां नहीं हो रहे हैं, मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग के बंद होने से महासागर परिसंचरण पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग जो है पानी का एक निकाय है, जो कभी उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता था। इन परिवर्तनों के कारण दो अलग अलग जल निकायों का निर्माण होता था। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी भाग का पानी, और दक्षिणी महासागर में अंटार्कटिक बॉटम वाटर यहाँ पर आपको डेवलप होते थे। लेकिन यहाँ पर इसके नहीं होने से ये चीजें यहाँ पर आपको बंद होने लगी। अब यहां पर देखा जाए तो डीप वाटर सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के तौर पे यहां पर आप देख लीजिए। गहरे समुद्र में पानी की गति को संदर्भित करता है डीप वाटर सर्कुलेशन की, कितनी गति से गहरे समुद्र में पानी की गति यहाँ पर क्या है। यह तापमान और लवणता भिन्नता के कारण पानी के द्रव्यमान के मध्य घनत्व के अंतर से प्रेरित होगा। ठीक है, तो पानी देखिए सर्कुलेट होगा, एक जगह स्थिर रहेगा, या उसका बहाव किस ओर होगा, इसके लिए क्या डिपेंडेंट है, वो पानी किस पर डिपेंड करेगा, उसका डिपेंडेंस है तापमान। पानी गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म। इसके अलावा पानी के अंदर की जो कह सकते हैं लवणता है, जो आपको उसमें जो कह सकते हैं कि लवण है, वो उनकी मात्रा क्या होगी। ठीक है, अगर देखा जाए इनमें अगर भिन्नता है, ठीक है, इन दोनों चीजों में तापमान मानिए किसी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो वहां पर आपको डिफरेंसेस एक तो देखने को मिलती हैं। पानी के द्रव्यमान के मध्य घनत्व के अंतर को ये आपको देखा जाए तो आपको प्रेरित करेगा। घनत्व कम से ज्यादा, ज्यादा से कम की ओर यहाँ पर देखा जाए तो डेवलपमेंट आपको होती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे समुद्र का जल खारा होता जाता है उसका महत्व बढ़ता जाता है, जिससे जल का अधोगमन होता है। इस खाली स्थान को, अधोगमन मतलब नीचे की ओर जाता है, ठीक है, और इस खाली स्थान को भरने के लिए फिर सतही जल आकर्षित होता है, और जो अंततः ठंडा और लवणी हो जाता है। ठीक है, ऊपर का आपको देखा जाए तो कम कह सकते ज्यादा ठंडा होगा, लवणी होगा, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा वो और भी यहाँ पे लवणी स्थिति में पहुंच जाता है, और यह एक परिसंचरण प्रतिरूप बनाता है, जिसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो ये घटना है, ठीक है, ये आपको डीप वाटर सर्कुलेशन की घटना है, जिसमें ध्यान रखना है पानी की लवणता और तापमान डिपेंडेंसी होती है, और उसके कारण उसके द्रव्यमान और घनत्व में अंतर प्रदर्शित होता है। और इसी के कारण अगर देखा जाए
तो आपको जो समुद्र का जो खारा जल होता है वो आपको देखा जाए धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जब जाता है तो वहां एक खाली स्पेस बनता है जिसमें ऊपर का जो जल होता है वो उसका स्थान लेने के लिए नीचे आता है। और इस तरीके से यहाँ पर एक डेवलपमेंट आपको लगातार, अर्थात एक पानी का संचरण बना रहता है, डीप वाटर सर्कुलेशन आपको होता रहता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आता है एटलिंग जल विद्युत परियोजना को लेकर। ये कहां पर हुआ है, इस तरह के देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए ये ज्योग्राफिकल है। इस तरह जल विद्युत परियोजना कौन सी चीजें कहां बनी, कौन सी घटना कहां हुई, इसके कारण कई बार कुछ भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ जाती है। जैसे कि एटलिंग जल विद्युत परियोजना को लेकर के देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहली बात तो एटलिंग जल विद्युत परियोजना को वर्तमान में यहां पर इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, कारण क्या है, इस योजना में सीमित भंडारण के साथ साथ टू रन ऑफ द रिवर योजना को जोड़ा, जिस हेतु यहाँ पर टैगोन और साथ ही दिर नदियों पर कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांधों की यहाँ पर आवश्यकता थी। ठीक है, जब बनाया जाना था तो बनाए जाने के लिए टू रन ऑफ द रिवर बनाना था, जो दो नदियों के बीच यहाँ पर मिलकर के इसे डेवलप करना था और जो कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बांधों को निर्माण करना था। लेकिन 2008 में अपनी स्थापना के बाद से पारिस्थितिक क्षति, वन अतिक्रमण, आदिवासी विस्थापन जैसी चिंताओं के कारण ये लगातार तब से विवादित बना रहा और फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो इसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया। यहाँ पे दिर और टैगन जो नदियां हैं उनके बारे में भी आप समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में भारत में दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है के दोनों ओर यहाँ पर ये दोनों ही आपकी उनकी दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं। दिर और टैगन नदी यहाँ पर आपको देखी गई है। यहाँ पे देखा जाए कुछ शब्द हैं जिनका आपको मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे हाइड्रोलॉजिकल क्या होता है, दोनों नदियां सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराकर क्षेत्र के समग्र जल विज्ञान में यहाँ पर योगदान करती है। दूसरा, पारिस्थितिकी के क्षेत्र से देखें तो दिर और टैगन नदियां दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों से विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को यहाँ पे जीवन प्रदान करती हैं। और पर्यटक आकर्षण के लिहाज से देखा जाए तो दिबांग के साथ साथ दिर और टैगन नदियों का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही यहाँ पर आकर्षक है, जिसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो पर्यटन के लिए भी ये काफी अच्छे हैं। तो अपनी एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये रखती है। इसके अलावा देखा जाए तो अरावली सफारी को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं डेवलप की गई हैं। इनको लेकर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हाईलाइटेड हो जाता है इसके कारण। और क्या है यहाँ पे अरावली सफारी, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये अरावली सफारी का जो प्रस्ताव है ये हरियाणा में है और इसका प्रस्तावित ये है कि 10,000 एकड़ के क्षेत्र में अरावली सफारी यहाँ पे उद्यान को विकसित किया जाएगा। और इसको लेकर जो अरावली सफारी उद्यान है, इसी को लेकर पर्यावरण जो विद हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर वो चिंतित हैं और उसी चिंता को लेकर के चर्चा का विषय भी है। देखा जाए तो इस परियोजना को विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। देखा जाए अरावली जो सफारी परियोजना है ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर डेवलप किया जाएगा। वर्तमान में शारजाह का 2000 एकड़ का सफारी उद्यान, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में हुई है, अफ्रीका के बाहर इस तरह का सबसे बड़ा यहाँ पर एक उद्यान है। और यहाँ पे देखिए 2000 एकड़ का है और यहाँ पे इसे आप हरियाणा में देखें तो 10,000 एकड़ क्षेत्र में से डेवलप करने की बात की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और रोजगार के अवसरों का यहाँ पे सृजन करना है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आप ज्योग्राफी से पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत की अरावली जो है विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत, ठीक है, पर्वतों के भी कई प्रकार हैं जिसमें अरावली जो पर्वत है वो वलित पर्वत है में से एक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से 900 मीटर के बीच आपको अलग अलग स्थानों में देखी जाती है। ये अवशिष्ट पर्वतों का भी निर्माण करते हैं। गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक ये करीब 800 किलोमीटर के क्षेत्र तक ये विस्तृत है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में करीब 692 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर आपको विस्तारित है। और पर्वतों को देखा जाए तो दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो राजस्थान में सांभर सिरोही रेंज, सांभर खेतड़ी रेंज, और जहां उनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर के एरिया तक आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक और यहाँ पे घटना, एक और यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में लिथियम की यहाँ पर खोज की है और इसके कारण ये क्षेत्र यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा। थोड़ा सा लिथियम जो खोजा गया वो भी यहाँ पे एक चर्चा का विषय बनता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में करीब 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार की यहाँ पर खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। लिथियम देखा जाए जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाइट गोल्ड की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो लिथियम को दी जाती है।
ठीक है, ये एक नरम और चांदी जैसी यहाँ पर एक सफेद धातु है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिथियम को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर हम प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी हम यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम की खोज कहाँ की गई है, प्लस यहाँ पर इसका उपयोग क्या है। वैश्विक तौर पे इसकी स्थिति भी देख लेंगे। भंडार के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा भंडारण की स्थिति आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो देखिए यहाँ पे चिली, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना यहाँ पर शीर्ष 3 देश हैं जहां पर लिथियम का सर्वाधिक बड़े भंडार आपको देखने को मिलते हैं। और लिथियम इसी कारण यहाँ पर देखा जाए तो लिथियम एक त्रिकोण की स्थिति भी आपको बनती है, जो कि चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया 3 देशों के ट्राइंगल पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे तीनों देश आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तुर्की में आपको एक क्षेत्र आपको आया जहां भूकंप की एक स्थिति रही, काफी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि बड़ी बहुत ही विनाशकारी एक भूकंप की घटना, जो लगातार कई दिनों तक यहाँ पर यह भूकंप आपको देखने को आया, जिसमें हजारों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई। भारत सरकार की तरफ से दोस्ती अभियान भी चलाया गया, जिसमें काफी सारे यहाँ पर हमारे एनडीआरएफ की टीम गई थी, लोगों की वहां पर हेल्प की थी। तो देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय रहा कि तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें एनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक के रूप में जानी जाने वाली प्लेट, प्रसिद्ध भ्रंश प्लेट सीमा के साथ यहाँ पे टकरा गई है। ठीक है, यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप क्वेक था, जो कि अपेक्षाकृत कम गहराई पर यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखें, किस प्रकार का भूकंप था? तो स्ट्राइक स्लिप क्वेक तरीके के था। कौन सी प्लेटें यहाँ पे टकराई हैं? तो एनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक जो है भ्रंश प्लेट से यहाँ पे टकराई है। भूकंप की तीव्रता देखी जाए तो 7.8 की, और भी कई आए हैं जो 5, 6, 7 के आए हैं, लेकिन यहाँ पे 7.8 का सर्वाधिक जो घटना देखने को मिली है और कम गहराई पर था। अब तुर्कियों को भूकंप का खतरा क्यों है? क्योंकि पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र के टेक्टोनिक्स में तुर्की, सीरिया और जॉर्डन शामिल हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें तो इसमें अफ्रीकी, अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के साथ एनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक के बीच एक जटिल यहाँ पे क्रिया होती रहती है। और तुर्की एनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जो कि 2 प्रमुख भ्रंश सीमाएं बनाती हैं। एक उत्तरी एनातोलिया फॉल्ट है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, और दूसरा ईस्ट एनातोलिया फॉल्ट है जो दक्षिण पूर्व में यहाँ पर आपको विस्तृत है। इन दोनों के कारण यहाँ पर देखा जाए तुर्की एक ऐसी क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है जो कि सर्वाधिक भूकंपी कह सकते हैं क्षेत्रों में से एक है, और इसी कारण यहाँ पे आपको भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर आपको पूछा गया कि सामान्यतः भूकंप में स्ट्राइक स्लिप भूकंप में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो दोनों को समझ लीजिए। देखिए, जब प्लेट संचलन की घटना होती है तभी ये घटनाएं होती हैं, जिसमें स्ट्राइक स्लिप भूकंप में 2 विवर्तनिक प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पार्श्व में संचलन आपको करती हुई दिखाई देती हैं, और जबकि एक सामान्य भूकंप में संचलन जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। तो वर्टिकल और साथ ही हॉरिजॉन्टल की यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक स्थिति थी, जो कि अगर हम यहाँ पर देखें, जो कहने का मतलब जो तुर्की में आया है वो यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप भूकंप था, जो कि एक तरीके की 2 प्लेटें यहाँ पे क्षैतिज रूप से एक दूसरे के बगल से गुजरी हैं। तो वहां पर ये जो घटना हुई है वो उसी का रीजन यहाँ पर बनती है। इसके अलावा अगला यहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस। ये क्या है? तो देखिए, यह एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जो कि वर्ष 2022 में आयोजित जैविक विविधता विषय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन वर्ष 2050 तक देखें तो पृथ्वी की करीब 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करते हुए राष्ट्रों ने यहाँ पे एक सहमति व्यक्त की है। इसमें कनाडा के 3 महासागरों जो कि प्रशांत, आर्टिक और अटलांटिक से यहाँ पे घिरा हुआ है, इसकी दुनिया में सबसे लंबी यहाँ पर तटरेखा है कनाडा की। और पर्यटन कार्यक्रमों के लिए अगर हम देखें तो वैधानिक, गैर संवैधानिक एमपीए शुल्क, मैंग्रोव संरक्षण से उत्पन्न ब्लू कार्बन क्रेडिट एवं वनों की कटाई से बचने के लिए साथ साथ समुद्री शैवाल की खेती और बिकाऊ तटीय मत्स्य पालन से राजस्व यहाँ पे उत्पन्न यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सारे यहाँ पर चीजें यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं, जिससे यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, वनों की कटाई को रोका जा सके, वन संरक्षण किया जा सके, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सके। तो जैविक विविधता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से 30% भूमि महासागरों की रक्षा करने का जो संकल्प है वर्ष 2050 है, ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस पे देखिए, तो समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। पहली चीज देखिए, जो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमपीएस कहते हैं। ठीक है, ये महासागर के निर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र हैं जिसके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और उनकी जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण का यहाँ पे प्रयास किया जाता है।
इसमें विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी अथवा मत्स्य प्रबंध संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन क्षेत्र के भीतर कुछ आपको गतिविधियां सीमित कर दी जाती हैं अथवा पूरी तरीके से यहां पर आपको प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ एमपीए के तहत आपको मछली पकड़ने, अनुसंधान करने, अन्य मानवीय गतिविधियों को हमेशा प्रतिबंधित यहाँ पे नहीं किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कई एमपीए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो ध्यान रखिएगा एमपीएस का यहाँ पे मतलब क्या होता है, किस तरह की गतिविधियां होती है। इसके अलावा भारत में अगर हम बात करें भारत के समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, तो भारत में देखिए तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नामित 33 राष्ट्रीय उद्यान है और वन जीव अभ्यारण्य है जो कि देश के एमपीए का आपको निर्माण भी करते हैं। इसके साथ साथ कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभ्यारण्य देखा जाए तो एक इकाई के तौर बनाते हैं और भीतरकनिका जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान है एवं भीतरकनिका अभ्यारण्य जो है एमपीए के यहाँ पे अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पर संरक्षित है। और इस तरीके से भारत में कुल टोटल 31 एमपीए हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। और भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों में सबसे कम क्षेत्रफल देखा जाए तो यहाँ पर 4.01% से कम हिस्से को यहाँ पर आपको कवर करते हैं। चलिए अगले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन स्टील का। क्या है ग्रीन स्टील का मतलब? देखिए इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तहत इसे प्रारंभ की गई एक पहल के तौर पे है। क्या है ग्रीन स्टील? तो देखिए ग्रीन स्टील का असर होता है जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात का निर्माण, ठीक है, जैसे कोयला इत्यादि जैसी चीजों का प्रयोग करके जो इस्पात का निर्माण करते हैं हम उसे प्रयोग ना करें इस्पात के निर्माण के लिए। यहाँ पे कोयले के चलने वाले संयंत्रों को पारंपरिक कार्बन गहन विनिर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और इस्पात की गुणवत्ता में भी यहाँ पर सुधार लेकर आएगा। कम कार्बन हाइड्रोजन या नीली हाइड्रोजन या हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन भी यहाँ पर कहते हैं, इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को भी यहाँ पे कम करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से हम ग्रीन स्टील को यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं, ना कि स्टील का कलर यहाँ पे ग्रीन होगा, बल्कि हम वहां पर जो उपाय अपना रहे हैं, जो तकनीकी का प्रयोग करेंगे स्टील के उत्पादन में, उसमें हम यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो ग्रीन स्टील के उत्पादन के जो तरीके हैं, पहला तो यहाँ पर अधिक स्वच्छ विकल्पों के साथ हम प्राथमिक उत्पादन प्रतिक्रियाओं को इसमें प्रतिस्थापित करना है। कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का हम प्रयोग करेंगे। कम कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा और लौह अयस्क के इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से यहाँ पे प्रत्यक्ष विद्युतीकरण की प्रक्रिया को इसमें हम अपनाएंगे। तो ये सारी जो घटना है वो ग्रीन स्टील से के संदर्भ से उत्पादन कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या क्या विकल्प उनके पास उपलब्ध हैं, उनके बारे में बताया गया। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे घटना है, थाईलैंड में देखा जाए तो आपको जो प्रवाल होते हैं उनके यहाँ पे नष्ट होने की घटनाएं यहाँ पर देखी गई हैं। हाल ही में ये प्रकार देखा जाए तो ये जो चर्चा का यहाँ पर जो विषय बना है कि एक तेजी से यहाँ पर एक बीमारी फैल रही है, ठीक है, जिसे आमतौर पर हम येलो बैंड डिसीज के रूप में जानते हैं, ठीक है। येलो बैंड डिसीज के कारण थाईलैंड का जो समुद्री तल के जो विशाल हिस्सा है जिसमें प्रवाल हैं वो यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का जो अनुमान है, उनका कहना है कि देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण ओवरफिशिंग, प्रदूषण और पानी का बढ़ता जो तापमान है, इन तीनों चीजों के कारण यहाँ पे येलो बैंड डिसीज के प्रति आपको अत्यधिक संवेदनशील यहाँ पर क्षेत्र को बना दिया है और ये जो लगातार बढ़ रहा है जिसका कारण आपको प्रवाल नष्ट हो रहे हैं। अब येलो जो बैंड डिसीज है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रवाल को नष्ट करने से पहले येलो बैंड डिसीज इसे जिस रंग में बदल देता है उसी के नाम पर इसे हम नामित करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रवाल नष्ट होने से पहले जो कलर चेंज हुआ, कलर किस रूप में हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं वो सारे प्रवाल, तो उसी को हम इसी कारण से कहते हैं येलो बैंड डिसीज के कारण प्रवाल को। उसके बाद ये प्रवाल को कमजोर करते हैं, बैक्टीरिया एवं कवक जैसे रोगजनकों के संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रवाल नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो ये आप क्षेत्र देख सकते हैं जो प्रवाल की एक स्थिति आपको समुद्र के आपको क्षेत्रों में देखने को मिलती है निचले स्थानों में। और प्रवाल देखे जाए होते क्या है, तो प्रवाल एक समुद्री अकशेरुकी जीव है जो फाइलम नाइडेरिया में एंथोजोआ वर्ग से संबंधित होते हैं। यह प्रवाल भित्ति जल के नीचे का एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि यहाँ पे एक प्रवाल पॉलिप्स की कॉलोनियों से यहाँ पर बने होते हैं। चलिए लास्ट एक और सेगमेंट में आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ कुछ चीजों को लेकर के, जैसे कि एक घटना यहाँ पर हुई है तटीय क्षरण में विस्थापित समुदायों हेतु मसौदा नीति। ये क्या होता है?
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको हम एनडीएमए के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ने नदी और तटीय क्षरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के संदर्भित भारत की यहाँ पर पहली राष्ट्रीय नीति का मसौदा यहाँ पर आपको जारी किया है। और आपदा प्रबंधन अधिकारियों शोधकर्ताओं ने यहाँ पर इसमें अपने इनपुट्स भी दिए हैं। देखा जाए तो इसमें क्या क्या यहाँ पर इस नीति के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर वित्त के आवंटन के बारे में कहा गया कि कितना वित्त आवंटन किया जाना चाहिए इस प्रकार के संदर्भ में। तो देखा जाए तो एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के लिए राज्य सरकारों को लागत साझाकरण के आधार पर संसाधनों का यहाँ पर लाभ उठाना होगा। तटीय एवं नदी क्षरण से जुड़े समन और पुनर्वास की लागत का 25% योगदान करना होगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ से राज्य निधि को केवल 10% यहाँ पर एकत्रित करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समन और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ एनडीएमएफ के तहत आवंटन तथा खर्चों का यहाँ पे समन्वय करेगा। इसकी देखी जाए तो एक नोडल एजेंसी यहाँ पर डेवलप की जाएगी, जो वित्त आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य जिला एजेंसियों विशिष्ट पंचायत स्तरीय समिति के माध्यम से सहायता करने हेतु उपायों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। साथ ही देखा जाए तो डीडीएमए शमन और पुनर्वास योजनाएं यहाँ पे तैयार करेगा, उन्हें एसडीएम को सौंपेगा, प्रस्तावित उपायों को एनडीएम के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और अंत में गृह मंत्रालय को यहाँ पे सौंपा जाएगा। अर्थात देखा जाए तो स्टेट के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहाँ पर आपको देखा जाए तो अर्थात नेशनल लेवल पे एनडीएम यहाँ पर इसको देखेगा, एट लास्ट इसे गृह मंत्रालय के पास जाएगा, वो उसे यहाँ पे फाइनल करेंगे। जोखिम संबंधित विस्तृत आकलन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राष्ट्रीय तट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल आयोग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जोखिम संबंधी विस्तृत आकलन और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के पास उपलब्ध उच्च रेजोल्यूशन एलडीआरए डेटा एसडीएमए को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे तकनीकी का प्रयोग करके डेटा को कलेक्शन का काम किया जाएगा। एनडीएमए द्वारा इजी टू एक्सेस भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस के प्रारूप में यहाँ पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। तटीय और नदी के क्षरण का भी यहाँ पे मानचित्रण इसमें किया जाएगा, कि जिसके तहत अगर हम देखा जाए तो इसके क्षरण के प्रभाव कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में या नदी के किस पार्ट में या कौन से तट का क्षरण किस तरीके से हुआ है, कितना एरिया हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है, तो यहाँ पर इसका मानचित्रण करना है। और प्रभावित तथा कमतर समुदायों के द्वारा सामना की जाने वाली विविध चुनौतियों का भी यहाँ पर डेटाबेस तैयार करना है, कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या जटिलताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका भी डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो प्रभाव सुभेद्यता का इसमें आकलन करने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि तटीय नदी क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों की सुभेद्यता का इसमें आकलन करेंगे और एसडीएमए के द्वारा राज्य के विभागों एवं डीडीएमए के समन्वय से यहाँ पर इसे संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, कि देखिए जो ये प्राधिकरण है ये भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष वैधानिक निकाय है। औपचारिक रूप से इसका गठन 27 सितंबर 2006 को यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था और इसके अध्यक्ष देखे जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, 9 इसमें अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक सदस्य उपाध्यक्ष पद पर आसीन होगा। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। हालांकि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति केंद्र, राज्य, जिले सभी के लिए एक सक्षम वातावरण यहाँ पे बनाने का काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भूगोल से संदर्भित हमारा और भूगोल आपदा प्रबंधन को लेकर आज का यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और जो होते हैं, जो फैक्ट हैं, जो योजनाएं आई हैं, उन सारी चीजों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजों को लेकर मिलेंगे। तब तक यहाँ पर देखिए कुछ और इस टॉपिक को एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा देखने के बाद। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। चीजों को देखिएगा जरूर, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ सुधार संबंधी सुझाव है या कुछ और चीजें आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।